हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 8th की सेकंड चैप्टर लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक है कामता नाथ। तो इसमें एक छोटा सा बच्चा है जो अपने मामा के जाता है। उसे अपने मामा के जाना बहुत अच्छा लगता है। और क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वह एक बदलू है जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है। तो वैसे तो वह उसका मामा लगता है, लेकिन वह जब सारे बच्चे उसे काका बोलते हैं तो वह भी उसे काका बोलता है। तो सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। इसमें वह बच्चा कहता है कि मुझे सारे गांव में जो बदलू था वो बहुत अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि वह मुझे जो लाख की चूड़ियां होती थी उससे जो लाख थी उसकी गोलियां बनाकर मुझे देता था, और जो वो बहुत ही सुंदर लगती थी। मुझे अपने मामा के गांव जाना सबसे अच्छा लगता था। जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास जो लाख की गोलियां थी बहुत सारी होती थी, रंग बिरंगी अलग अलग रंग की होती थी। और जब भी कोई बच्चा देखता तो उसका मन मोह लेने वाली थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। अब वैसे तो मेरे मामा के गांव अब वह कहता है कि वैसे तो जब मेरे मामा के गांव का होने के कारण बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, लेकिन मैं उसे बदलू काका कहता था, क्योंकि सारे बच्चे उसे काका ही बुलाते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे उस पे बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसपे एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। तो कहता है कि एक मकान के सामने एक सहन था जिसके सामने एक वृक्ष, नीम का एक बड़ा सा वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। वह कहता है कि उसके साथ जहां वह बैठता था वहीं पर एक भट्टी दहकती रहती थी, आग जलती रहती थी जिसमें वह लाख की चूड़ियां पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पर पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे लाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। वह कहता है कि जब उस भट्टी में वो जो लाख होती है वह मुलायम हो जाती और उस मुलायम को पतला करके वह चूड़िया का आकार दे देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलन नुमा मुंगेरिया रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। अब वह कहता है कि उसके पास में 4-6 जो बेलन होता उस टाइप की मुंगेरिया रखी रहती थी, जो कुछ पतली होती थी और पीछे से कुछ मोटी होती थी। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरिया पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। अब वह कहता है कि जो बेलन नुमा जो वो लकड़ी थी उस पर उन लाख की चूड़ियों को उस पर चढ़ा देता था और उस पर फिर उनको चिकना बनाता और एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बनाने के बाद उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा एक ही मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। मचिया होता है एक गांव में इसको खाट बोलते हैं, जो जेवड़ी या सूतली की बनी होती है। तो बदलू उस खाट पर बैठा रहता था, उसी पर ही काम किया करता था, जो बहुत ही पुरानी हो चुकी थी। बगल में ही उसका एक हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। अब वह कहता है कि जब मैं गांव में अपने मामा के रहता था तो जो दोपहर का समय था मैं बदलू काका के पास ही बिताता था। वह मुझे लल्ला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता था। अब कहता है कि जो बदलू काका था वह मुझे लल्ला कहकर पुकारते थे और मेरे लिए एक मचिया वही जेवड़ी की बनी हुई छोटी सी जो चौकोर होती है उसको वो उसके लिए मंगा देता था।
मैं घंटों बैठे उस जो चूड़िया बनाता था उनको ही देखता रहता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़िया बना लेता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। अब वह कहता है जब वह पूरा जोड़ा बना लेता था तो जो बेलन था उस पर उसको उनको डाल देता और कुछ मतलब कुछ समय वह चुपचाप उनको देखता रहता। वह कहता है कि वह उसे लगता कि जैसे वह बेलन न होकर किसी नई नवेली दुल्हन की कलाई को देख रहा हो। बदलू मनिहार था, चूड़िया बनाना उसका पैतृक पेशा था। अब वह कहता है कि बदलू मनिहार मतलब चूड़ी बेचने वाला था और चूड़िया बनाना उसका पैतृक मतलब पूर्वजों द्वारा, जो पूर्वज करते थे उसके पहले जो पूर्वज थे वो भी यही काम करते थे, अब वो भी यही काम करता है जो पिता से प्राप्त है। तो और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़िया बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत मतलब बिक्री। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़िया पहनती थी और गांव की तो वे कहता है कि गांव की तो जो औरतें थी वो उसकी बनाई हुई लाख की चूड़ियां पहनती थी। उसके अलावा आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु यह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते थे। वस्तु विनिमय होता है पैसों से न खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेना, और लोग अनाज के बदले उसे चूड़िया ले जाते। बदलू स्वभाव से सीधा साधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। वह कहता है कि वह जब चूड़िया बेचता था उसके पैसे नहीं लेता था, बल्कि कुछ सामान के बदले जैसे अनाज ले लेता था और उसके बदले चूड़िया देता था, और वह बहुत ही सीधा साधा था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़िया ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल लेता था। अब वह कहता है जब किसी की शादी होती थी तो वह बहुत ही अपनी जिद पर अड़ जाता था और अपने मन चाही चीजें लेता था। वैसे चीज मुफ्त में चूड़िया ले जाए, लेकिन शादी ब्याह में वह बहुत ही जिद करता था। जब जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़िया ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल लेता था। जब से किसी की शादी ब्याह होता तो वह बहुत सारा सामान लेता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे पापा के यहाँ किसी लड़के के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और उसके लिए अपनी पगड़ी मिलती और रुपए में जो मिलते सो अलग। अब वह कहता है कि एक बार मेरे मामा के यहाँ किसी की शादी थी, उस विवाह में वह बिगड़ गया और उसको मनाने के लिए सब लग गए, लेकिन वह माना नहीं, क्योंकि विवाह के जो जोड़ा होता है उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसका बहुत महत्व होता है। उसके जब वो मामा के जिस लड़की की शादी थी, वो कहता है कि उस मामा ने बहुत सारा उसको दिया, उसकी घरवाली थी उसके लिए कपड़े दिए, ढेर बहुत सारा अनाज दिया और उसकी पगड़ी भी दी और रुपए मिले वो अलग। यही यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर उठता और कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। अब कहता कि बदलू को वैसे बहुत सीधा साधा था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा चिढ़ थी जब कोई कांच की चूड़ियां पहन लेता था। कोई स्त्री कांच की चूड़ियां पहनती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ जाता, अंदर ही अंदर चिढ़ता रहता और कभी कभी तो उन्हें बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उसे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सब कुछ होता है। वो कहता है कि जो बदलू काका था वो मुझसे बहुत कई घंटों तक बातें किया करता था और कभी वह मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी घर के बारे, कभी शहर के जीवन के बारे में भी। वह मुझसे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां, जब मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनता है तो वह उत्तर देता कि शहर में तो सब कुछ अलग है, वहां की तो बात अलग है लल्ला, और वहां तो औरतें मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती फिरती है और वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच न आ जाए।
अब बदलू काका कहते हैं कि शहरों की तो बात अलग है लल्ला, वहां पर तो औरतें ऐसे ही घूमती रहती है, उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है, और वे चूड़ियाँ लाख की चूड़ियाँ पहन लेगी तो उनके हाथ में मोच आ जाएगी, मतलब वे पहनना नहीं चाहती। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। अब वह कहता है कि बदलू कभी कभी मेरे लिए बहुत कुछ करता। वह जो गाय की मलाई, दूध से मलाई निकलती है, वह मेरे लिए बचा कर रखता, और आम की फसल हो तो मैं रोज ही उसके यहाँ 2-4 आम खा आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। वह कहते जब वह आम पकते तो वह मुझे 2-4 आम खाने को दे देते थे। इसके अतिरिक्त मुझे उसकी सबसे अच्छी बात लगती थी, वह मेरी जो लाख की गोलियां है वो मुझे बनाकर दे देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। अब वह कहता है कि बहुत अधिक हर गर्मी में, ज्यादातर हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के जाता था, और 1 महीना 1-8 मतलब कुछ दिनों तक वहां रुककर स्कूल जब खुलते तो मैं वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता की एक दूर शहर में बदली हो गई। अब वह कहता है अब मेरे पिताजी की बदली हो गई थी और एक लंबी अवधि तक, मतलब लंबे समय तक मैं अपने मामा के गांव में ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं थी। अब वह कहता है कि मेरे जो पापा है उसकी जो बदली है वो दूसरी जगह पर हो गई थी और मैं वहाँ अपने मामा के नहीं जा सका। 8-10 साल के बाद मैं वहां गया, तब मुझे, जब मैं इतना बड़ा हो गया था कि मुझे वो लाख की गोलियां है अब अच्छी नहीं लगती थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में लाख की चूड़ियां देखी। अब वह कहता है कि मैंने देखा कि सारी स्त्रियां है वह कांच की चूड़ियां पहने हुई है, कोई विरले मतलब बहुत ही कम हाथों में लाख की चूड़ियां दिखाई दे रही थी। तभी एक दिन मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। अब वह कहता है कि बरसात, मेरे मामा की एक छोटी लड़की थी, बरसात में फिसलकर वह पड़ गई और जो हाथ में चूड़ी पहनी हुई थी वो टूटकर उसकी कलाई में घुस गई, जिससे उसका बहुत सारा खून निकलने लगा और मामा भी घर पर नहीं था, इसलिए उसकी मरहम पट्टी मतलब जो भी है दवाई वगैरह मुझे लगानी पड़ी। तभी मुझे अचानक से बदलू का ध्यान आया, उसकी याद आई और मैंने सोचा कि चलो उसे मिलने चलता हूँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। अब वह कहता है जब मैं शाम को घूमते घूमते उधर गया तो मैंने बदलू को देखा, उसी चबूतरे के ऊपर एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया, उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। देर तक मेरी ओर निहारता रहा, मतलब देखता रहा। अब वह कहता है जब मैंने बदलू काका को नमस्ते बोला तो उसने नमस्ते तो बोल दिया और उत्तर भी दिया, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं रहा था, मेरी तरफ निहारता मतलब देख ही रहा था। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। अब मैं अपना नाम बताता हूँ और बताता हूँ कि जब बचपन में मैं आता था तो आपसे लाख की गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय। बदलू फिर चुपचाप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और तब एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। अब कहता है कि बदलू एकदम, जब मैंने अपना परिचय दिया, मैंने बताया मैं कौन हूँ, तो वह एकदम चुप हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह पीछे की बातें याद कर रहा हो, और फिर याद करके एकदम बोलता, आओ आओ लल्ला बैठ जाओ, जैसे उसे याद आ गया वो बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिए। और वह कहता है कि काका यहाँ आना नहीं हुआ। वह बताता है क्यों नहीं आना हुआ और वह चारपाई पर बैठ जाता है। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई न ही भट्टी। अब वह कहता है कुछ देर तो शांति रही, फिर मैंने इधर उधर देखा तो मुझे ना तो वो खाट नजर आई और न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा।
नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़िया कोई मुझे पूछे तब ना, तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो रहा है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न लल्ला, यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव है। नहीं लल्ला, काम, वो कहता है कि नहीं लल्ला, मैंने तो काम करे हुए कई साल हो गए, जो बंद कर दिया है मैंने। अब मैं चूड़िया, लाख की चूड़िया नहीं बनाता, क्योंकि गांव में सभी लोग कांच की चूड़िया पहनने लगे हैं। और वह थोड़ी देर के लिए फिर चुप हो जाता है। वह फिर कहता है कि अब मशीन का युग आ गया है, सब कुछ मशीनों से बनता है। जो खेत में काम है वो भी मशीनों से ही होते हैं, खेत जोते जाते मशीनों से ही। अब जो कांच की चूड़िया है वे इतनी सुंदर है कि अब लाख की चूड़ियों को कोई पसंद नहीं करता। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है। अब वह कहता है, लेखक वह कहता है कि कांच जो है वह बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि अभी मामा की लड़की को जो चोट लग गई थी, तो वह उसी के उस पर बता रहा है कि वह बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, अब वह कह रहा है कि कांच बड़ा खतरनाक होता है, चोट लग जाती है और टूट भी जल्दी जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। जब वह कहने लगा कि वह जल्दी टूट जाता है और खतरनाक भी है, तो वह कहता है हाँ ये तो बात है कि वह नाजुक है। और ये कहते उसकी खांसी आ जाती है और खांसता रहता है। मुझे लगा उसे दमा है। वह कहता है कि मुझे लगा उसको दमा हो गया। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल हो चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। अब वह कहता है कि वह अब बूढ़ा हो गया था, उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों और माथे पर नस उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका को भांप लिया और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने में आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। अब वो कहता है कि जैसे मैं अपने मन में सोच रहा था, तो काका ने भांप लिया और वह कहने लगा कि मुझे दमा नहीं है, ये तो खांसी है, 2-3 महीने 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुपचाप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। वह कहता है कि मैं चुप रहा और मुझे लगता था कि वह अपने अंदर उसने बहुत दुख छुपा रखा है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही और जो मुझे अच्छी नहीं लगी। वह कहता है कि जो ये मशीन का युग है, इन्होंने बहुत लोगों के रोजगार को छीन लिया है। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अब लाख की चूड़िया तो बन रही नहीं थी, तो उसने आम के बारे में ही पूछ लिया कि आम की फसल कैसी है। अब काका कहता है, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। उसने लहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह वाह, बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा तुमको। अब कहता है अच्छी है लल्ला, आम के बारे में कहता है कि फसल अच्छी हुई है, और अंदर से अपनी बेटी को आवाज देता है कि रज्जो, लल्ला के लिए आम ले आओ। तो फिर मेरी और मुखातिब होकर बोलना, मतलब देखकर, मेरी तरफ देखकर बात करना। माफ करना लल्ला, मैं आम देना भूल गया था। नहीं काका, आम, वह कहता है, मैं आम तो बहुत खाए हैं। अब उसके जवाब में कहता है, वाह 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 वाह, मैं बिना खिलाए तुम्हें कैसे जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। अब वह कहता है कि मैं चुप हो गया और मुझे जो पुराने दिन थे वो याद आने लगे जब वह मेरे लिए मलाई देता था मुझे। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। अब वह कहता है, बेटा गाय नहीं है, मैंने बेच दी क्योंकि उसके खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। इतने में रज्जो आती है, उसकी बेटी, अंदर से डलिया मतलब एक टोकरी लेकर आती है जिसमें आम होते हैं। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा कि यह तो बहुत ज्यादा है, मैं नहीं खा पाऊंगा। वाह वाह, हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत मतलब एक टाइम बोलता है, एक समय में। मैं हंस पड़ा और कहने लगा, तुम तो शहर के हो, इतने आम नहीं खा सकते, लेकिन मैं तुम्हारी उम्र का था तो चौगने आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है ना, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को
4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। अब रज्जो ने जब उसको अंजलि मतलब दोनों हाथों को जब मिलाते हैं तो वो अंजलि बन जाती है, उसी को कहते हैं कि उसने अपने दोनों हाथों को मिलाकर 4-5 आम उसमें रख लिए थे और मेरी तरफ बढ़ा दिए। जब मैंने आम लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो मेरी जो निगाह है, मेरी दृष्टि है, वो एक क्षण के लिए ठिठक गई, मतलब रुक गई, और उसकी जो गोरी कलाइयां थी उस पर वो चूड़ियां बहुत ही मतलब बहुत अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। अब कहता है जब मेरी दृष्टि पड़ी तो काका समझ गए और उन्होंने कहा ये आखिरी जोड़ा था जब मैंने जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर बनाए थे। 10 वो मुझे बहुत ही कम पैसे दे रहे थे, इसलिए मैंने वो जोड़ा नहीं दिया और कह दिया कि शहर से ले आओ। मैंने आम ले ली और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार मान कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। अब लेखक कहता कि मैंने आम लिए और उन्हें खाकर थोड़ी देर पश्चात मैं वहां से चल दिया और मैं बहुत ही प्रसन्न था, क्योंकि बदलू हार तो गया था लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह एक जैसे कांच की चूड़ियां टूट जाती है उस तरह उसका आत्मविश्वास नहीं टूटा था, उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था।